विद्यार्थी मित्रों, हमारा 9वां चैप्टर टॉपिक अभ्यारण्य बाकी था, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। 9वें चैप्टर में अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो उसमें से हम अभ्यारण्य, जैव राष्ट्रीय उद्यान और जैव आरक्षित क्षेत्रों में बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहला वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या जैविक आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। और तीनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पर वो मिलते जुलते हैं पर एक समान नहीं है, उसमें भी अंतर है। हम उसका परिचय प्राप्त करेंगे। हम पहले में पढ़ेंगे अभ्यारण्य। अभ्यारण्य यानी पशु पक्षी को अपने आप खुद हर फिर सके, खुद अपने आप फिर सके, इसके लिए अभ्यारण्य बनाया जाता है। पशुओं को उसमें खाने के लिए व्यवस्था, पानी पीने के लिए व्यवस्था, हर एक चीज वस्तुओं की व्यवस्था उसमें होती है। तो पहले अभ्यारण्य, निश्चित मात्रा में मानव प्रवृत्तियों को अनुमति दी जाती है। मनुष्य को निश्चित मात्रा में ही अनुमति दी जाती है, क्योंकि अभ्यारण्य होता है तो उसमें हर एक जात के पशु पक्षी होते हैं। तो जहाँ वो लोग पशु पक्षी, हमने देखा गिर के जंगल में भी पर्याप्त मात्रा में, यानी हम उनकी बांध में ही जंगल में जा सकते हैं। तो वो उसके गाइड होता है, उसके साथ ही हम जा सकते हैं, क्योंकि उनको कोई दखल अंदाजी ना हो, इसके लिए उसे पर्याप्त मात्रा में मनुष्य को आने जाने की अनुमति मिलती है। उसके बाद सत्ताधिकारी से अनुमति प्राप्त कर पालतू प्राणी को चराने की छूट प्राप्त की जा सकती है। जहाँ का वो सत्ताधिकारी होता है उससे पहले अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति लेने के बाद ही अपने पालतू पशु पक्षियों को, पालतू प्राणियों को चराने की अनुमति ले जाने की अनुमति मिलती है। वो जैसा बोले कि इतना क्षेत्र में आप गाय भैंस या कुछ भी हो, प्राणी हो, उसको चराओ, तो वही उनको चराना पड़ता है। वन्य जीवन अभ्यारण्य की स्थापना किसी एक विशेष जाति के लिए की जाती है। अभ्यारण्य की स्थापना राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। वन्य जीवन अभ्यारण्य की स्थापना किसी एक विशेष प्राणी के लिए, एक ही विशेष, धारो के आप देखते हो कि गिर का जंगल है, वहाँ ज़्यादातर सिंह का अभ्यारण्य है, तो हम देखते हैं कि गिर के जंगल में ज़्यादातर सिंह पाए जाते हैं। तो वैसे एक ही प्राणी के लिए ऐसे अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। तो अभ्यारण्य में ये प्राणी अपना घूम फिर सके, अपना एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे प्राणी की उनकी भी संख्या बढ़ती जाए, इसके लिए वो अभ्यारण्य बनाया जाता है। पेरियार, चंद्रभागा, एतुरनारगम अभ्यारण्य प्रख्यात है। ये 3 अभ्यारण्य प्रख्यात है। विद्यार्थी मित्रों, हम किताब में देखेंगे कि भारत का नक्शा दिया हुआ है, उसमें अभ्यारण्य और उद्यान के बारे में जानकारी दी है। कौन कौन सी जगह अभ्यारण्य आया हुआ है और कौन कौन सी जगह पे उद्यान आए हुए। हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की तुलना में अधिक संरक्षित क्षेत्र है, यानी बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। उनमें एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का समावेश होता है। एक से अधिक प्राणियां उनके अंदर रह सकते हैं। पालतू पशुओं को चराने पर संपूर्ण प्रतिबंध होता है। पालतू पशु को वहाँ चराने की अनुमति मिलती नहीं। अभ्यारण्य की तरह किसी एक विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं होता है। कोई एक ही प्रजाति, अभ्यारण्य में एक ही प्रजाति के रहते हैं, कि क्या तो सिंह होते हैं तो सिंह ही रहते हैं। इसमें अलग अलग प्रजाति के प्राणी या पक्षी रह सकते हैं। इसकी स्थापना राज्य एवं केंद्र सरकार के संकलन के की जाती है। या तो राज्य सरकार करते हैं या तो केंद्र सरकार उसकी स्थापना करते हैं। काजीरंगा, कार्बेट, वेलावर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर, दचिगाम आदि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान आया हुआ है। उसके बाद हम तीसरा टॉपिक देखेंगे जैव आरक्षित क्षेत्र। इसकी रचना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार की जाती है। उसकी रचना
राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार की जाती है। उस क्षेत्र की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण किया जाता है, यानी सांस्कृतिक भी विविधता की जाती है और प्राकृतिक के लिए भी उसकी संरक्षण की जाती है। उस क्षेत्र की सभी वनस्पति, जीव जंतु, जमीन के उपरांत वहाँ रहने वाले मानव समुदाय की जीवन शैली का भी संरक्षण किया जाता है। तो जैव आरक्षित क्षेत्र में वनस्पति की भी, जीव जंतुओं की भी, जमीन की उपरांत वहाँ रहने वाले मनुष्य की भी देखरेख यानी जीवन शैली की देखरेख संरक्षण किया जाता है, यानी उसकी देखरेख की जाती है। वहाँ जैव वैविधिक के संदर्भ में संशोधन प्रशिक्षण केंद्रों की विशिष्ट सुविधा खड़ी की जाती है। इस तरह घोषित क्षेत्रों में तमाम प्रकार की बाहरी मानवीय गतिविधियों पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध है। बाहर की मानवीय गतिविधियों पर संपूर्ण प्रतिबंध है, यानी आने जाने की, बाहर से कोई आए बाहर जाए ऐसे पर संपूर्ण प्रतिबंध है। इस क्षेत्र का औसत क्षेत्रफल 5000 वर्ग किमी से अधिक बड़ा है। उसका क्षेत्रफल 5000 से भी अधिक बड़ा है। उसमें नीलगिरी, मन्ना की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, पंचमढ़ी आदि देश के महत्वपूर्ण जैव आरक्षित क्षेत्र माने गए हैं। गुजरात में कच्छ को भी 2008 को जैव क्षेत्र माना गया है। इसके लिए हम ये आपको जानना है कि जानिए कि जैव क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य। भारत में जैव क्षेत्र 18 है, राष्ट्रीय उद्यान 103 है और अभ्यारण्य 531 है। तो गुजरात में एक ही जैव क्षेत्र है जो 2008 में कच्छ को दिया गया है। तो राष्ट्रीय उद्यान 4 है और अभ्यारण्य 23 आए हैं। विकास की प्रक्रिया अनिवार्य है। हम भारत विकास की प्रक्रिया, गुजरात विकास की प्रक्रिया कर रहा है, परंतु साथ साथ हम सब जीव सृष्टि पर होने वाले दुष्प्रभाव के प्रभाव का भी आयोजन के दरमियान ख्याल रखना जरूरी है। तो देखो उस प्रक्रिया यानी विकास तो कर रहा है, तो उसके साथ साथ हमें जीवन सृष्टि के लिए होने वाले दुष्कर्मियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि उनको भी कोई नुकसान ना हो, ऐसा ध्यान रखना पड़ता है। कोई एक प्रजाति जब संपूर्ण नष्ट हो जाती है या संकटग्रस्त हो जाती है, तब भोजन श्रृंखला में होने वाली रुकावट के परिणाम अधिकांश दुर्गति होती है। समग्र भोजन श्रृंखला में प्रत्येक जीव जंतुओं के एक निश्चित भूमिका है। यदि कोई जीव नष्ट हो तो समग्र ढांचे पर भारी विक्षेपण पड़ता है। भोजन श्रृंखला में से एक भी सजीव दूर होने पर लंबे समय में उनके परिणाम स्वरूप समग्र नैसर्गिक तंत्र टूट जाता है। हमने देखा आहार श्रृंखला, 9वीं कक्षा में हम पढ़े थे कि आहार श्रृंखला यानी कीटक के बाद मेंढक के बाद खरगोश, सांप, फिर मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी, वो सब आहार श्रृंखला में आते हैं। उसमें से जो एक भी सजीव इधर उधर हो गया या नष्ट यानी लुप्त हो गया, नष्ट हो गया, तो पूरी आहार श्रृंखला तंत्र पर नैसर्गिक व्यवहार पड़ेगा, यानी तो उसके ऊपर ये कठिनाई आएगी। मनुष्य तक ये प्रभाव देर से पहुँचते, मनुष्य पर ये प्रभाव जल्दी पहुंचता नहीं है, क्योंकि मनुष्य हर एक परिस्थिति में के साथ रहन सहन कर सकता है, पर पशु पक्षी वो सब हवा, देखो हम देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ चिड़िया है ही नहीं, चिड़िया लुप्त हो गई है। क्यों? कि वातावरण के प्रदूषण के कारण। अभी ये एसी, फिर रेफ्रिजरेटर, पेट्रोल का धुआं, उसके कारण हवा प्रदूषित होती है। हवा प्रदूषित होने के कारण पक्षी लुप्त हो जाते हैं, पक्षी की नामो निशान नष्ट हो जाती है। आप देखते हैं विद्यार्थी कि अभी चिड़िया है ही नहीं, चिड़िया है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि वातावरण प्रदूषित होता है, वातावरण प्रदूषित रोकने के लिए ज़्यादातर वृक्षे उगाने चाहिए। वृक्ष ज़्यादा होंगे तो हवा को क्या करेंगे, वो शुद्ध रखेंगे, और हवा शुद्ध रहेगी तो पक्षी लुप्त होने की क्षमता में नहीं जाएंगे।
जिन पर्यावरणीय संकटों का हम सामना कर रहे हैं, देशकों पूर्व दिखाई एवं लापरवाही का परिणाम है। हम ये सब लापरवाही कर रहे हैं क्योंकि हम देखो वृक्ष तो काटने की काटो तो कोई बात नहीं, पर उससे अलावा उसमें नया वृक्ष उगाओ तो उससे ये पक्षी जंगलों को नष्ट नहीं करो, जंगलों को नष्ट करो। चलो हमें लकड़ी की ज़रूरत है, लकड़ी को हम काटते हैं तो काटने के बाद उसके जैसा ही दूसरा वृक्ष उगाओ तो दूसरा उगेगा, तो जंगल नाश नहीं होंगे, जंगल नाश नहीं होंगे तो जमीन को कटाव कम होगा, जमीन का कटाव कम होगा तो बारिश ज़्यादा आएगी, और बारिश होगी तो जंगल भी हरे भरे रहेंगे, और जंगल हरे भरे रहेंगे तो उसमें प्राणी पक्षी वो सब अपने आप एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, हर भर सकते हैं। तो उसे हमें ही हमारी लापरवाही के कारण ये सब पक्षी सब लुप्त होने लगे हैं। आने वाले कल को अधिक उज्जवल बनाने के लिए आयोजन पूर्वक विकास करे तो कोई समस्या नहीं आएगी। पर्यावरण के साथ का मैत्रीपूर्वक व्यवहार आज की नितांत आवश्यकता है, यानी पर्यावरण के साथ हमें मैत्रीपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जो मैंने आपको समझाया कि आप वृक्ष काटो तो काटने, चलो हमें वस्तु की जरूरियात है तो वृक्ष काटो, तो उसके बाद नया वृक्ष उगा दो तो उससे पर्यावरण के साथ मैत्रीता पूर्वक रहेगी। विद्यार्थी मित्रों, हमारा 9वां पाठ खत्म हुआ। स्वाध्याय लिखना है, जो मैं प्रश्न टिक करवाऊँ वही प्रश्न आपको लिखने हैं। चलो प्रश्न 1 में पहला, तीसरा, प्रश्न 2 में दूसरा, चौथा, प्रश्न 3 में पहला, दूसरा, विकल्प सब। विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखना है। अस्तु।